गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आप सभी ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की। मैं शुक्रगुजार हूं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमें आर्थिक सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब विजयानंद साहब का। उन्होंने मुख्तसर सा आरोप पेश किया और कम लिया। बहुत ताहिर से ही प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसका भी हमें ख्याल है। गुजरात में तालीमी सतह पर उर्दू के फ़रोग का मसला, मतलब कि उर्दू के फ़रोग के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि कुछ तो खामी हमारे यहाँ रही है कि उर्दू को फ़रोग नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे उसका खुलासा पेश करेंगे जनाब इब्राहिम रशीद साहब। वो आए, तशरीफ लाएँ और इसके ताल्लुक से अपनी मालूमात लोगों तक पहुँचाएं। जनाब इब्राहिम रशीद साहब के लिए हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान NCPL भारत सरकार नई दिल्ली की जानिब से और आनंद फाउंडेशन की देखरेख में उनकी शराकत से यहाँ पर ये जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, खासतौर पर जिसे हम वर्कशॉप कह रहे हैं, उस वर्कशॉप का जो उन्वान है गुजरात में तालीमी सतह पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का मसला। हम लोगों ने अहमदाबाद में बहुत से सेमिनार देखे हैं। सेमिनार जो चलता है उसकी जो कार्रवाई होती है वो, और जो वर्कशॉप होता है उसकी कार्रवाई, उसमें थोड़ा फर्क है। पर इस तरह से है कि सेमिनार में आला ज़हन के लोग, खूब जानने वाले लोग बुलाए जाते हैं जो दिए गए मौजू पर अपने मकालात पेश करते हैं। वो मकालात, उनका जो मुतालिया होता है उसका निचोड़। यहाँ पर आज जब हम जमा हुए हैं तो ये सेमिनार नहीं बल्कि ये एक वर्कशॉप है, और मैं समझता हूँ इस तरह का ये पहला वर्कशॉप होने जा रहा है। और इस पहले वर्कशॉप की शुरुआत के लिए मैं तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर शब्बीर हाशमी साहब का कि उन्होंने इस तरह के वर्कशॉप की इजाज़त हासिल की NCPL की तरफ से, और ये वर्कशॉप जो है यहाँ पर हम कर पाए। वर्कशॉप के अंदर यहाँ से जो उलमा हज़रात बैठे हैं वो अपनी बातें पेश करें। उनकी बातों में वो तमाम मसाइल सामने आएंगे जिन पर हमें बात करनी है। मसाइल पेश किए जाएंगे यहाँ से, और जो हजरात इस वर्कशॉप के अंदर दूर दूर से आए हैं, सूरत से, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, आनंद से और फाउंडेशन की जानिब से, इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि ये जो तकारीर यहाँ की जाएंगी उनमें से आपके काम के अनुसार आप जो है किसी एक कागज पर लिखते जाएं, क्योंकि बाद में जब लोग सुनने वाले यहाँ से चले जाएंगे तो बैठकर हमको ही काम करना है। तो जब बैठकर काम करना है उस वक्त ये निकात आपके काम में आएंगे। आप लोग को जानकार लोग हैं, आप लोग तो टीचर हैं, आप स्कूलें चला रहे हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप मुंतज़मीन में हैं, तो आप तमाम इन मसाइल को जानते हैं। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई नुक्ता एक नया सामने आ रहा है, कोई मसला एक नया उठाया गया है, उस नुक्ते को, उस मसले को अगर आप अपने पास किसी कागज पर लिख लें तो
ये उस वक्त काम में आएगा जब हम यहाँ पर बैठेंगे सब जमा होकर, और उस पर जब आपको वक्त दिया जाएगा कि आप अपना काम शुरू करें, तो उस वक्त वो जो नोट्स होंगी आपके पास हो तो आपको काम में आ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से बातें आपके सामने आने वाली हैं। उन तमाम बातों को आप ध्यान में रखते हुए इसके बाद जब वर्कशॉप हम शुरू करेंगे तो हमारे वर्कशॉप में जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने फिर से थोड़ी सी बात की जाएगी, और उसके बाद फिर उनको वक्त दिया जाएगा कि वो अपने दोस्त से अपने बात को पेश करें, और वो कागज दिए जाएंगे, उस कागज पर वो लिखें, और लिखने के बाद वो नुकात जो है उन्हें जमा कर लिया जाएगा, और एनसीपीओ पर भेजने से पहले उस पर थोड़ा सा काम किया जाए, और उसके बाद में वो यहाँ का ये जो हमने वर्कशॉप किया है इसका क्या आउटकम होता है वो एनसीपीओ डेली तक पहुंचाया जाएगा। तो इस बात की हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत जो है बशर साहब इस तरह से कहेंगे, इस तरह से एक के बाद एक लोग आके अपने कार्य पेश करेंगे। बशर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमाम रफी साहब का। जो नुकात उन्होंने पेश किए उसमें वाकई में हमें बहुत शुक्र करना चाहिए कि यहाँ से जो कुछ भी बयान हो लेकिन सारी इमाम सर बिल्कुल एक बार और बयान करेंगे। हमारे आए हुए मेहमान डॉक्टर जहीर अहमद साहब, प्रोफेसर मुहिउद्दीन बोंगेवाला साहब, ये जो भी यहाँ से बयान करेंगे उसमें से जो नुकात हमें हासिल करेंगे हम यहाँ पर, उससे यहाँ पर जो चर्चा होगी हम उसमें कलम बंद करके उसको अपना एक नतीजा निकालेंगे। आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शबीर हाशमी की ये काविश, उनकी तरफ से यूं कहा जाए कि रोशनी मेरी बहुत दूर तलक जाएगी, शर्त यह है सलीके से जलाओ मुझको। कोशिश करते रहते हैं उर्दू के फरोग के लिए। अनवर ज़हीर यहाँ तशरीफ फरमाए, लाख आंधियां उठे, हजार तूफान आए, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले। आज इस जिम्न में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ज़मीमा जनाब इमाम रशीद साहब ने पेश किया, इसके बाद वो अपने ख्यालात पेश करेंगे। इससे कब मैं जनाब नदीम अंसारी साहब जो यहाँ तशरीफ फरमाए, उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब नदीम अंसारी साहब। उससे कहा गया है मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप लोगों के सामने असातिज़े किराम से किए गए सवालात की तफसील पेश करूं। नंबर 1, मोतबर ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक उर्दू स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसके नतीजे में पिछले 25 सालों में दर्जनों स्कूल बंद हो चुके हैं। अब इस मालूमात से जो सवालात उठते हैं वो इस तरह है कि आखिर ऐसा क्यों है? उर्दू ना वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों से दूर क्यों रखना चाहते हैं? नंबर 2, क्या आपने इस ज़िम्न में बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों से राब्ता कायम करने की कोशिश की? यह असातिज़े किराम से सवाल है। इस सिलसिले में उर्दू की अंजुमनों के जिम्मेदारों या उर्दू दोस्तों से ताउन की जरूरत समझी? सवाल नंबर 2, हमारे सर्वे के मुताबिक मंतजा ज़ैद उमूर सामने आए हैं। उर्दू ज़बान का चलन कम हो गया है, इसलिए उर्दू में तालीम दिलाना। नंबर 1। नंबर 2, सरकारी स्कूलों का मियार बहुत ही पस्त और घटिया है। बच्चा 7 साल का तालीम हासिल करने के बाद जब फारिग होता है तो उसे अपना नाम और पता तक सही तौर से लिखने की तमीज़ नहीं है।
इसका मुझे बहुत अच्छी तरह समझ। आपके पास इसका क्या जवाब है? क्या आपने कभी अपना हिसाब किया? यानी आप कितने गुनहगार हैं? नंबर 3, क्या अंग्रेजी की बढ़ती हुई मकबूलियत से उर्दू स्कूल भी मुतासिर हुए हैं? ये सवाल भी ऐसा है कि उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे शादियों और झोपड़ों से आते हैं, इसलिए उनके लिए उर्दू म्यार और उसके अखराजात के लिए न इतने पैसे होते हैं, न उनका वो माहौल होता है, इसलिए ये सवाल यहाँ लागू नहीं होता, तो इसे हम जवाब चाहेंगे। नंबर 4, हमारे इल्म के मुताबिक आज से 14-15 वर्ष पहले 3 गैर मुस्लिम बच्चों ने, जिसमें एक बच्ची भी थी, गोमतीपुर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था। अभी भी हुई मालूमात के मुताबिक दोनों बच्चे BA कर रहे हैं और बच्ची ने HSC करके गोमतीपुर में वाक़ मदर अस्पताल में नौकरी कर दी। ये 15 वर्ष पहले की बात है। आज गैर मुस्लिमों में उर्दू जबान सीखने का शौक बढ़ा है। बहुत से गैर मुस्लिम बच्चे और लोग अपने दोस्तों से उर्दू सीख रहे हैं। कुछ मेरे यहाँ भी लोग ऐसे आते रहे। मैंने बहुत से हिंदी आचार्यों को उर्दू पढ़ाई है और बच्चों को भी आज भी पढ़ा रहा हूँ। आप आकर देख सकते। तो आप उनसे क्यों नहीं रास्ता कायम करते? आप अपने हिंदू दोस्तों से क्यों नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को उर्दू सिखाते? इसमें भी चांसेस हैं आगे बढ़ने के। क्या आपने कभी ये सोचा कि गैर मुस्लिमों को भी उर्दू पढ़ने की तरफ राग़िब किया जाए? हज़राए करम जवाबात के साथ अपने मुफीद मशवरों से निभाएं ताकि मुस्तक़बिल के लिए लाए अमल की तकमील में काम आए। एक बात मुझे और बता दूं, अभी मुंबई से एक साहब आए हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने इंटरनेट पर एक रिपोर्ट देखी अखबार नवीस को वहाँ के मेयर ने, जो शिवसेना का है, तो उससे कुछ सवाल किए। उन्होंने मालूमात दी कि यहाँ सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चे उर्दू स्कूल में और उनकी तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई। नंबर 2 पर हिंदी है, नंबर 3 पर अंग्रेजी है और नंबर 4 पर वहाँ की जबान मराठी है। समझे? तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आखिर यहाँ क्यों इतने पीछे मामला जाता है कि बच्चों की कमी पड़ती है? कुछ हमारा भी उसमें हमारी भी कमी है या टीचरों की कमी है, जिन्होंने हम जैसे लोगों से मदद नहीं की, रास्ता नहीं कायम किया कि हम उर्दू का सबके को समझा सकें। एक चीज मैं और बता दूँ, लोग रस्म से मीडियम से समझते हैं कि सिर्फ वहाँ उर्दू ही पढ़ाई जाएगी, उर्दू मीडियम में। उनको ये बताने की जरूरत है कि उर्दू मीडियम में बच्चे उर्दू का तबके से ताल्लुक रखने वाले उन्हें इसलिए तालीम हासिल करनी चाहिए कि उनका घर का माहौल उर्दू है, वहाँ बोली जाने वाली जुबान, वहाँ चीज़ों के नाम, वहाँ उठने बैठने का रखरखाव सारा सब उर्दू में चलता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो बोली की शक्ल में होता है, स्कूल में उसे जबान की शक्ल में। तो इस तरह बच्चों को तालीम में दिलचस्पी बढ़ती है कि ये तो वही है जो हम बोलते रहे अपने घर में। अच्छा, कुछ 2-3 साल पढ़ने के बाद जब उनकी उर्दू पुख्ता हो जाए तो आपको बताना चाहिए कि हम उन्हें गुजराती की तालीम देते हैं, उसके 1-2 साल बाद हिंदी की तालीम भी देते हैं, उसके 1-2 साल बाद हम उन्हें अंग्रेजी की तालीम देते हैं। आपको उर्दू तबके के लोग चर्चा साझा लोग हैं। मुझे ताज्जुब है, मुझसे कई लोगों ने कहा यार उर्दू पढ़ाने से क्या फायदा है, उर्दू पढ़ के इस समाज में कहाँ बच्चे बनेंगे। तो उनको ये बताया जाए कि हमारे स्कूल में 4 जबानें पढ़ाई जाए। ये सब कमियां हैं, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है और जहाँ कहीं हम जैसे लोगों की जरूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी उम्दा बात की कि वो जमाना गुजर चुका
जब लड़के बहुत पढ़ाई करते थे। आज के दौर में लड़कियां पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे हैं। मन की पहलू हमारी सोच उन्होंने पेश की, हम ये सोचते हैं कि उर्दू क्या करेंगे पढ़ के, कहाँ पढ़ेंगे, हालांकि ऐसा नहीं। मतलब पहलू तो गवर्नमेंट क्या है, आज भी हम जब गवर्नमेंट के सामने अपनी बात लेके जाते हैं तो वो हमारी बातों को सुनती है। तो हमने जब भी गवर्नमेंट से उर्दू का मुतालबा किया, उर्दू के कई प्रोग्राम करे तो हमने उसकी इजाजत मिली, हम कर रहे हैं। हमारी सोच जो है वो मन की हो गई, हम नीचे हमें इस सतह से ऊपर आना होगा। आइए, शुक्रगुजार हैं हम नदीम अंसारी साहब का भी बेहतरीन तकरीर आपने पेश की। फिजाओं में छिड़क देते हैं खुशबू बोलने वाले, फिजाओं में छिड़क देते हैं खुशबू बोलने वाले, जहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं उर्दू बोले। वो उर्दू जुबान जो मनता है वो उर्दू जुबान जिसने मेज पर इनकलाब लिख दिया, दीवान हुकूमत ने दर्जा, वो उर्दू जुबान हमने अगर खुदा हाफिज कह दिया तो अल्लाह ने अपनी जुबान में दे दिया। आज उसके फरोग के लिए हमने जमा हुए हैं। इमाम साहब ने अभी मुझे पेश किया, मैं चाहूँगा कि उनके ख्यालात का इजहार को यहाँ पर भी अंदाज पेश करवा दें ताकि इसलिए आगे चलें। गुजारिश करूँगा जनाब इमाम रशीद साहब से कि आए और अपने ख्यालात का इजहार जैसा कि मुझसे कहा गया कि मैं कुछ ख्याल आप तक पहुंचाऊं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख करना आप तक आपके दोस्त है। एक पॉइंट ये कि हम जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज की ज़बानें हैं। बाज़ ज़बानें नहायत शीरीन होती हैं और शायराना मिजाज, दीगर ज़बानें मुख्तलिफ किस्म के मिजाज वाली भी होती हैं। मसलन यूरोप में देखा जाए तो फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रांसीसी ज़बान में वो, और मशरिक में अगर हम देखें तो फारसी ज़बान, और हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो उर्दू ज़बान हमारी ज़बान। ये ऐसी ज़बानें हैं जिनमें हम हमारे ख्यालात को ख्यालात को नहायत आसानी के साथ उनका इज़हार कर सकते हैं, जो हमारे बेमिसाल तहजीब का मतलब है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अभी तहजीब बाकी है जहां में, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने का मौका आए तब हमें उनको बिला झिझक उर्दू मीडियम स्कूल में ही दाखिल करवाना चाहिए। अभी अंसारी साहब ने बात बताई कि उर्दू मीडियम का मतलब सिर्फ उर्दू ज़बान ही नहीं होती, वहाँ पर उर्दू ज़बान, उसके बाद में इलाकाई ज़बान हमारी गुजराती, उसके बाद में हमारी नेशनल ज़बान जो है हिंदी, और उसके बाद अंग्रेजी, तमाम ज़बानें आती हैं। क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम कहीं खड़ा होना तो कम से कम 3 ज़बान तो हमको आना ही चाहिए। हमारी मादरी ज़बान, हमारी इलाकाई ज़बान गुजराती, और एक नेशनल ज़बान जो होती है, इंटरनेशनल ज़बान जो है अंग्रेजी। इन ज़बानों को अगर बच्चा, आदमी या कोई भी शख्स जान लेगा तो वो दुनिया की किसी भी कोने में खड़े होकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है और कम्युनिकेशन बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। अपनी मादरी ज़बान में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो उन बच्चों से बदल जाओ बेहतर मालूमात हासिल कर पाते हैं जिनकी प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान में नहीं। मादरी ज़बान में सीखने वाले बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं, उनके लिए मतन की तफहीम बहुत आसान हो जाती है। बहुत से लोगों के दिलों में ये बात घर कर चुकी है कि उर्दू पढ़कर या पढ़ाकर या उर्दू मीडियम में से या उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को तालीम दिलवा कर हम हमारे बच्चों को तरक्की के दौर में आगे निकल जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो दीगर बच्चों के शाने से शाना मिलाकर आगे नहीं चल पाए। ऐसे ख्यालात उनके ज़हन की गुमराही जो सिर्फ गुलामी और गुलामाना ज़हनियत ही के पैदा करता है। ऐसे लोगों के लिए मैं
डॉक्टर इकबाल का एक शेर जो है पेश कर रहा हूँ कि ना हो इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते मीरा से, ना हो इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते मीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है। अंग्रेजों ने जिन ममालिक में हुकूमत की है वहां के लोगों के जहन में ये बात डाल दी है कि उनकी अपनी मादरी जबान इस काबिल नहीं है कि उसमें आला तालीम दी जा सके। उन्हें तरक्की करनी हो तो अंग्रेजी जबान के उंगली पकड़कर ही वो लोग तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। बदकिस्मती से हम लोग उर्दू की तालीम से दूर होते जाते हैं। हम अगर अब भी न जागे तो हमें हमारे मुस्तकबिल की नस्लों को उर्दू की तालीम से आरास्ता कराने का और उन्हें मुनासिब तरीकों से अपनी फिक्र, अपना फिलसफा, अपनी सोच और अपनी ज़हनी विरासत सौंपने का वक्त फिर न मिलेगा। यूं भी अपनी काहिली, कम अक्ल और अपने विरसे पर काबिल एतबार और फख्र न होने की वजह से इस ज़िम्न में हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। अब फौरी अमल ही का वक्त है। अगर हमारी प्यारी उर्दू ज़बान ही न रही तो हमारे औलियाए किराम, उलमाए दीन, फकीहाने मज़हब, शुअराए किराम और फाजिल मुसन्निफों की लिखी हुई बेशुमार अहम और कीमती किताबों को कौन पढ़ेगा। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, मौलाना हादी जैसे हमारे मशहूर अदीबों और उनकी तस्नीफ करदा आला कुतुब को कौन पढ़ेगा। अगर हमें हमारी प्यारी तहजीब को बचाए रखना है तो उर्दू ज़बान का साथ हमेशा निभाए रखना होगा, उसके साथ साथ बनाए रखना होगा, इस ज़बान को जिंदा रखना होगा। मेहरबानी फरमाकर उर्दू को जिंदा रखिए। ये हमारा सबसे कीमती और अहम तरीन असासा है, ऐसा असासा जिस पर हम रहती दुनिया तक फख्र कर सकते हैं। नवाब दाब ने उर्दू से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाब, सारे जहां में तुम हमारी ज़बान। अदब से मोहब्बत, अदब से रग़बत और अदब से महसूस होने की अहलियत तलबा में पैदा कर देना ही दर्स और तदरीस के जरिए ज़बान की तरक्की और तरबियत का पहला ज़रिया साबित होता है। क्योंकि ये तलबा ही मुस्तक़बिल के बेहतर कारी, अदब की तख्लीक, उसकी मानवियत पर गौर और फौज करने वाले नक्काद और वजह से कुछ अच्छा अदब तख्लीक करने वाले बन सकते हैं। अदब की बेहतर तदरीस की वजह से ही तलबा नए नए तजर्बात से गुजरते हैं। अदब के तई उनकी अहलियत और काबिलियत समझती है। किसी कौम की तालीमी और इल्मी और अमली तरक्की का दारोमदार उसकी कौमी तदरीसी ज़बान पर यानी मीडियम पर होता है। जब तदरीसी ज़बान फितरी और काबिल तफहीम होगी तो तालिब इल्म न सिर्फ मज़मून को समझ सकेगा बल्कि उस हवाले से वो अपने ख्यालात और तसव्वुरात को बेहतर अंदाज में पेश कर सकेगा। अगर ज़बान काबिल फहम न हुई तो कोई उसूल और नजरिया कितना ही अच्छा क्यों न हो, तालिब इल्म उसकी गहराई में नहीं उतर सकेगा और उससे फायदा नहीं उठा सकेगा। मादरी ज़बान में तालीम के मसले के दो रुख हैं। ये थोड़ी सी चुभने वाली बात है, रखना बाकी मुझे इस तरह मुहाई से माफ आज दिल में कोई दर्द सिवा होता है। तो मादरी ज़बान में तालीम के मसले का दो रुख है। एक का ताल्लुक सियासत और सरकार के तासुब और खानगी से है और दूसरे का ताल्लुक खुद उनकी गुलामाना ज़हनियत से कि जिनका दावा है कि उर्दू उनकी मादरी ज़बान है। ऐसे मौके पर वसीम बरेलवी का शेर याद आता है कि तुम्हारी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुम्हें उर्दू सिखा देता। हज़रत उर्दू ज़बान की तदरीस में उर्दू मीडियम के लिए उर्दू ज़बान का गुजरात में क्या ताल्लुक है, कहाँ पर किस लेवल पर है, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें से कुछ मसाइल आपके सामने पढ़ के सुना। उर्दू दुनिया जैसी पीरियड का एक तो वो है रिसाला है, उसमें आर्टिकल छपा था 2002 में। हम कहीं कैसे जस्ता जस्ता कुछ मैं जुमले से पढ़ा मरदूम शुमारी के मुताबिक गुजरात में उर्दू बोलने वालों की तादाद या उर्दू जानने वालों की तादाद है 3 से 4%। मुसलमानों की तादाद चाहे जितनी, लेकिन उर्दू बोलने वालों की तादाद जो है हमारे यहाँ 3 से 4%। रियासत गुजरात में जब हम उर्दू स्कूलों की बात करते हैं तो उनकी तादाद जो है तशवीशनाक हद तक कम। इस अम्र का अंदाजा आप भी अभी लगा पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी
सेकेंडरी और आला सामी यानी हायर सेकेंडरी, और कॉलेजों पर उर्दू में तालीम देने वाले स्कूल बहुत कम है। आबादी के तनासब से इन स्कूलों की तादाद कितनी होनी चाहिए, उसका तखमीना भी मैंने थोड़ा सा लगाया था जब ये काम किया था। हमको ऐसा अंदाजा है कि गुजरात में उर्दू की तमाम जबानों की जमा अगर हम स्कूलें जमा कर लें, उर्दू की नहीं सिर्फ प्राइमरी की तमाम जबानों की अगर हम स्कूलों की तादाद जमा करें तो वो 50,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं हमारे पास। और उर्दू के स्कूल जो है 130 और 135 के बीच, आप अंदाजा कीजिए 50,000 के सामने 130 या 135। अगर कोई तनासुब छोटा मोटा हम लगाकर सोचे कि कितने होने चाहिए, तो कम से कम 2,500 होने चाहिए। सेकेंडरी की बात करें तो आज 6 से 7,000 से ज्यादा स्कूल हैं हमारे गुजरात के अंदर, और उसमें उर्दू के स्कूल की तादाद जो है 7, आप यहाँ से सुनिए, सिर्फ 7 हाई स्कूल उर्दू में है गुजरात में। उर्दू मीडियम मीडियम, हाँ